की सरकार कान खोल कर सुन, हम लंदन में जाकर के उस पापी डायर को गोलियों से फूंक देने वाले उस उधम सिंह के वंशज हैं। हमारा परिचय कहाँ पता था? अगर इन्हें हमारा परिचय पता होता तो ये शेर के मुंह में हाथ कभी नहीं डालती। ये एयरपोर्ट खा गए, ये रेलवे खा गए, लाल किला खा गए और अब ताजमहल को खाने की तैयारी में बैठे हैं। अरे देश बदनाम तब होता है जब आंदोलन करते हुए 1000 से ज्यादा किसान दम तोड़ देते हैं और उस देश का मुखिया दुख का एक शब्द भी नहीं उगलता। प्रिय देशवासियों, महर्षि दयानंद ने किसानों को राजाओं का भी राजा कहा है, किंतु आज किसान के हालातों को देखिए। अरे वो अपने ही सच्चे हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर बैठे संघर्ष कर रहा है और सरकार किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि आज सरकार बहरी और गूंगी हो चुकी है। इस पर एक कवि ने लिखा है, अरे कहाँ छुपा के रख दूं, अरे कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, मैं जिधर भी देखता हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। अरे देखो क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा भारत, क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा भारत। खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। अरे बिना किसान किसी देश का कभी उद्धार नहीं होता और व्यापारी भीख मंगे को कभी देश से प्यार नहीं होता। तो मेरे नौजवान साथियों, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे इस मंच पर आने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों का, अपनी माताओं बहनों का और नौजवान साथियों आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तो मेरे नौजवान साथियों, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। आज इस मंच पर आने से पहले मैंने तीनों कानून पढ़े जो सरकार हमारे खिलाफ लेकर के आई है। तो साथियों, वे कानून पढ़कर मेरा खून खौल उठा। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय कोरोना के अंदर हमारा पूरा का पूरा देश बर्बाद हो गया था, अरे मजदूर बर्बाद हो गया था, किसान बर्बाद हो गया था, तब इन्होंने कहा कि घर बैठ करके खाना खिलाओ। तो मेरे देश के इसी किसान ने उस हिंदुस्तान की जनता को घर बैठ करके खाना खिलाया। मेरे नौजवान साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि जब उस कोरोना के अंदर हमारा पूरा का पूरा देश बर्बाद हो चुका था, उस समय मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस अंबानी और अडानी की संपत्ति कई गुना क्यों बढ़ गई। साथियों, इनका पेट इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ, अरे ये एयरपोर्ट खा गए, ये रेलवे खा गए, लाल किला खा गए और अब ताजमहल को खाने की तैयारी में बैठे हैं। लेकिन इन पापियों का जब उससे भी पेट नहीं भरा तो अब ये किसानों को भी जड़ मूल से खाना चाहती हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अरे जाग जाओ, अरे जाग जाओ, नहीं तो एक दिन अपनी आने वाली नस्लों को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको एक छोटी सी बात उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि जिस समय अंबानी ने मार्केट के अंदर पैर पसारने की कोशिश की तो उसने सबसे पहले जियो को मार्केट में उतारा और हमारे से कहा गया, हम तुम्हें फ्री में नेट देंगे, तुम्हारा जितना मन करे तुम उतनी बातें करो। तो मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश के अंदर बीएसएनएल, एयरटेल जैसी जितनी भी कंपनियां स्थापित थी, ये धीरे धीरे सबको खाते चले गए और फिर एक दिन आकर के पूरी की पूरी मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया। फिर हमारे से कहा गया, अब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर तुम नहीं जागे, अगर तुम नहीं जागे तो एक दिन यही हाल किसानों के साथ होगा। सबसे पहले पूरे देश की मंडियों को बर्बाद कर दिया जाएगा, उसके बाद अंबानी और अडानी आएंगे, पूरे देश का अनाज सस्ते दामों में खरीद लेंगे, पूरे देश की फ्रूट, सब्जियां
सब सस्ते दामों में खरीद लेंगे, फिर उसे मार्केट के अंदर प्रॉफिट में बेचेंगे। तो साथियों, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अरे जाग जाओ। अरे आज मेरे देश का किसान 11 महीने से सड़कों पे बैठा संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा। अरे वो किसान जो अपने पसीने की एक एक बूंद से इस जमीन को सींचता है, आज उस किसान की कोई भी सुध नहीं ले रहा। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मेरे देश के किसान की गर्दन पर तलवार लटक रही है, उसे मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है। और ये अभिमानी सरकार क्या सोचती है, किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं भारत की बेटी कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार, हम वो किसान हैं, अरे हम वो किसान हैं कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके भी निकालना जानते हैं। ये इस तानाशाही सरकार का भ्रम हो सकता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शायद ये सरकार हमारा परिचय नहीं जानती, इसलिए ये हमारे बारे में ऐसा सोच रही है। तो मेरे नौजवान साथियों, इन्हें अपना परिचय कराना बहुत जरूरी है। तो सुनिए मोदी सरकार, अरे हम सर छोटू राम के वंशज हैं, हम चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, हम परम पूजनीय महेंद्र सिंह टिकैत के वंशज हैं। अरे हम शहीद आजम वीर भगत सिंह, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारों से धरती और आकाश को गुंजा दिया था, हम उसी भगत सिंह के वंशज हैं। और तो और मोदी जी, हम जलियांवाला बाग के अंदर शहादत देने वाले उन वीरों के वंशज हैं। अरे मोदी सरकार, कान खोल कर सुन, हम लंदन में जाकर के उस पापी डायर को गोलियों से भून देने वाले उस उधम सिंह के वंशज हैं। मोदी सरकार को साथियों हमारा परिचय कहाँ पता था? अगर इन्हें हमारा परिचय पता होता तो ये शेर के मुंह में हाथ कभी नहीं डालती। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आज खास करके मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहती हूँ, अरे एकजुट हो जाओ, अब एकजुट हो जाओ, क्योंकि अब हमारे सामने करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये तानाशाही सरकार हमारा क्या उखाड़ लेगी? ज्यादा से ज्यादा हमें जेल में डाल देगी, फांसी पर लटका देगी, उससे अधिक तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मेरे नौजवान साथियों, हमारे लिए ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारा जन्म किसान परिवार में हुआ है। तो मरने से मत डरो, अरे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने किसानों की पगड़ी को कभी झुकने नहीं देंगे। और मोदी सरकार, कान खोल कर सुन ले, ये लाठियां बरसानी हमें भी आती हैं, ये गोलियां चलानी हमें भी आती हैं, और ये गाड़ियों के नीचे से कुचलना हमें भी आता है। लेकिन नहीं, आज यदि मेरे देश का किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन चला रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही नारा है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन मोदी जी, जिस दिन इस देश के किसान का सबर का बांध टूटा, उस दिन पूरे देश के अंदर सुनामी आ जाएगी और हम तुझे भागने का भी मौका नहीं देंगे। मोदी सरकार, एक नजर उठाकर देखिए, उधर सीमा पर हमारा एक एक जवान, एक एक भाई अकेला 10-10 को निपटाता है। अरे जब इस आंदोलन में तो उनके बाप और दादा बैठे हुए हैं। तो इसलिए भूल करके भी दोबारा किसानों से उलझने की गलती मत करना। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, छोटी सी। कभी भी किसी भी देश का झंडा लगाने से या झंडा उतारने से देश बदनाम नहीं होता है। अरे देश बदनाम तब होता है जब आंदोलन करते हुए 1000 से ज्यादा किसान दम तोड़ देते हैं और उस देश का मुखिया दुख का एक शब्द भी नहीं उगलता। अरे देश बदनाम तब होता है जब एक दलाल पत्रकार प्रधानमंत्री का नाम लेकर के 41 सैनिकों के मारे जाने का जश्न मनाता है और पूरी की पूरी व्हाट्सएप चैट लीक होती है। जब कोई भी मीडिया, सत्ताधारी दल अपनी सफाई में एक भी शब्द पेश नहीं करता। तो मेरे नौजवान साथियों, अरे देश तो बदनाम तब होता है जिस देश का मुखिया आत्ममुग्ध होता है और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चापलूसों से भरा होता है। और ये
ये मीडिया मुंह में हड्डी दबाकर घूम रही होती है। अरे देश तो बदनाम तब होता है मेरे साथियों जब इन लाखों करोड़ों की आवाज को कुछ अमीरों के हितों के लिए तंत्र के बूट के नीचे दबा दी जाती है। अरे देश तो बदनाम तब होता है जब एक बलात्कार पीड़ित बेटी का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में संगीनों के साए में कर दिया जाता है। देश तो बदनाम तब होता है मेरे साथियों, अरे देश बदनाम तब होता है जिस देश का मुखिया नीच बन जाता है। तो मेरी माताओं बहनों, अब मैं आखिरी में आपसे कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर आएं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। माताओं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जहां नारी शक्ति एकजुट हो जाती है, अरे वहां इंसान तो क्या खुद भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो फिर इन पाखंडियों की हमारे सामने क्या औकात है। साथियों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए खासकर अपने युवा साथियों के लिए कहना चाहूंगी, अरे ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर तुम अब भी नहीं जागे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी पूरा का पूरा वतन बेच देंगे। ये फर्जी राष्ट्रवादी पूरा का पूरा वतन बेच देंगे। मोदी सरकार, खट्टर सरकार, इंकलाब, जय हिंद, जय भारत।